हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं एहसन शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर से बीए सेकंड सेमेस्टर में जा चुके हैं या बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में हमारे बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका है, तो जो भी स्टूडेंट बीए सेकंड सेमेस्टर में जाने वाले हैं, अभी रिजल्ट आएगा तो आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे। तो उससे पहले आप सिलेबस चेक कर लीजिए, अपना सिलेबस देख लीजिए कि किस सिलेबस को आपको पढ़ना है। 2020 की शिक्षा नीति के अनुसार सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो सेमेस्टर परीक्षाएं हो रही हैं, लगभग एक ही तरह का सिलेबस लागू होगा। तो आप लोग फटाफट देख लीजिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। ये इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस होगा दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग देखते हैं कि सिलेबस में आपके क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, जो भी हमारे स्टूडेंट्स या जो भी प्यारे दोस्त हमारे चैनल पर अभी नए हैं, वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन जो है वीडियो की वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बाद इसकी पढ़ाई शुरू कराई जाएगी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहले ऊपर देख लीजिए, लिखा गया है कि बीए पार्ट वन, यानी ये पार्ट वन का सेकंड सेमेस्टर है। जी हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप दे चुके हैं लगभग। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी एग्ज़ाम बाकी हैं और लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम क्लियर हो चुके हैं। तो उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में देखिए, ये सेकंड सेमेस्टर का होगा। इंग्लिश के बारे में ये है, पेपर आपका रहेगा इंग्लिश पोएट्री। जी हाँ, पहला जो सेमेस्टर था आप उसमें क्या पढ़ चुके थे, प्रोज के बारे में ज़्यादातर आपने पढ़ा था, कंप्यूटर और राइटिंग स्किल के बारे में पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें थी फर्स्ट पेपर सेमेस्टर में आपके। सेकंड सेमेस्टर में पोएट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ऊपर दिया गया है यहाँ पर, जो आपका पेपर रहेगा वो कितने नंबर का, मैक्सिमम मार्क जो आपका दिया गया है 25 + 75, यानी 25 नंबर आपके प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगे। 75 नंबर का आपका लिखित एग्ज़ाम होगा। यहाँ टोटल नंबर आप लेक्चर, ट्यूटोरियल्स, प्रैक्टिकल इन आवर पर वीक, कितने घंटे में ये सब होगा, ये सब दिया गया है। और उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके कोर्स में रिलेटेड हैं, जिनको आपको पढ़ना है सेकंड सेमेस्टर में। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, यूनिट दिया गया है। यूनिट वाइज वो भी डिवाइड था, 8 यूनिट थी, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में 8 यूनिट थी। इसमें भी आपकी लगभग 8 यूनिट में डिवाइड किया गया है आपके सिलेबस को। यूनिट नंबर 1 यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यूनिट दिया गया है। उसके बाद नंबर 1 यहाँ पर यूनिट है। टॉपिक दिया गया है कि कौन सा टॉपिक इसमें है, और नंबर आप लेक्चर दिया गया है कि कितने लेक्चर में इसको क्लियर किया जा सकता है। तो लेक्चर यहाँ पर 11 दिया गया है। अब इसमें देखिए, पहला जो आपको पढ़ना है, पहला टॉपिक क्या पढ़ना है, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, यानी पोएट्री के प्रकार, पोएट्री के रूप, काव्य के रूप या काव्य के प्रकार, कविता के कितने प्रकार आपको पढ़ने हैं। स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, नंबरिंग की गई है कि कितने प्रकार, कौन कौन से टाइप्स आपको या फॉर्म्स आपको पोएट्री के कौन कौन से रूप आपको पढ़ने हैं। पहला दिया गया है द सोनेट। सोनेट के बारे में बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे। चतुर्दश लाइन जो होती है, यानी 14 लाइनों की जो कविता होती है, गाथा भी आप उसको कह सकते हैं, तो उसी को सोनेट कहते हैं। 14 लाइन्स इसमें होती हैं। कई तरह की मतलब कई राइटरों द्वारा, कई पोएट्स द्वारा, शेक्सपियर साहब, मिल्टन साहब, कई लोगों के द्वारा लिखी गई है। आपके कोर्स में जो भी सोनेट होंगे या उनसे टाइप्स जो भी क्वेश्चन होंगे आप आगे देखेंगे। सेकंड आपका होगा कि द एलजी, यानी एलगी के बारे में आपको पढ़ना है। एलगी का मतलब शोक गीत होता है दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि जो शोक गीत होते हैं, लिखे जाते हैं अंग्रेजी में, उनको एलगी के श्रेणी में रखा जाता है। ओड थर्ड रहेगा कि द ओड, ओड का मतलब स्त्रोत होता है। चौथा आपका रहेगा द एपिक, एपिक का मतलब महाकाव्य होता है दोस्तों, यानी बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाते हैं उन्हीं को महाकाव्य कहते हैं। 5 नंबर आपका रहेगा बालाड, जिसको गाथा गीत भी आप कह सकते हैं, जो ग्रुप में गाया जाता है। इसकी डिफिनीसन जो है, कई की डिफिनीसन पहले वीडियोज़ में फर्स्ट सेमेस्टर के अपलोड है, अगर आप जानना चाहेंगे तो उनको देख लेंगे और आगे इनके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। सेकंड यूनिट जो सेकंड आपका नंबर है वो क्या रहेगा, लिरिक रहेगा, यानी लिरिक का मतलब गीत होता है, यानी ये पोएट्री के फॉर्म है। 7 नंबर आपका है द ड्रामेटिक मोनोलॉग, मोनोलॉग यानी नाटकीय एकालाप। जी हाँ, तो ये आपके फॉर्म ऑफ पोएट्री हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। आगे दिया गया है द एलोगोरी,
ये आपका, इसको आप रूपक कह सकते हैं। तो इस तरह ये 8 फार्म्स हैं पोएट्री के जो आपको पढ़ने हैं सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड यूनिट आपका आ जाता है स्टेंजा फार्म्स, यानी जो छंद के प्रकार हैं, छंद के रूप हैं, कौन कौन से रूप आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट नंबर है हीरोइक कपलेट, यानी वीरात्मक दोहा या वीर काव्य से रिलेटेड दोहे जो होते हैं। ब्लैंक वर्स, रिक्त पद जो होता है, रिक्त पद्यांश की रचना जो होती है। द स्पेंसरियन स्टेंजा, यानी स्पेंसरियन, स्पेंसर साहब एक कवि हैं, जैसे शेक्सपियरियन स्पेंसरियन ऐसे करके होता है। तो उनके स्टेंजा के बारे में, उनके छंद या पद के बारे में पढ़ना रहेगा। चौथा रहेगा टेरजा रीमा। जी हाँ, टेरजा रीमा जो है ये फोर्थ नंबर है, यानी ये 4 प्रकार के स्टेंजा के फार्म हैं, 4 रूप हैं स्टेंजा के, छंद के रूप हैं, इनको आपको पढ़ना होगा। थर्ड यूनिट पे आ जाते हैं दोस्तों, देखते हैं कि क्या थी पोएटिक डिवाइस दी गई है, यानी पोएटिक इंस्ट्रूमेंट या पोएटिक डिवाइस जो आपके यानी काव्य रचना के जो चीज़ें यूज होती हैं उसी के बारे में पढ़ना है आपको। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें पोएटिक डिवाइस के अंतर्गत, क्या क्या आपको पढ़ना रहेगा। स्ट्रक्चर यानी संरचना जो पोएट्री की होती है। टोन का मतलब सुर या ताल जिसको आप कह सकते हैं। थीम है, विषय। रिदम है, यानी उसकी जो ताल होती है उसी को रिदम कहते हैं। राइम स्कीम आप समझते हैं, तुकांत शब्द जो लास्ट में आते हैं, यानी एक ही तरह के, एक ही सिलेबल का लगभग यूज किया जाता है, तो ये चीज़ होता है राइम स्कीम। काइंड्स ऑफ मीटर के प्रकार जो हैं। स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल्स जो हैं, सिलेबल्स का मतलब जो उच्चारण इकाई होती है उसी को सिलेबल कहते हैं। उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच आपको पढ़ना रहेगा। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब अलंकार आप समझते हैं, ईरानी व्यंग है, इन्वर्जन है, निगेटिव कैपेबिलिटी है और जक्स्ट अपोजिशन, ये चीज़ आपको पढ़ना होगा। तो ये सारे क्या हैं, पोएटिक डिवाइस हैं। इस पोएटिक डिवाइस के अंतर्गत आपको इतनी चीज़ें पढ़नी होगी। फोर्थ यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, अब ये चीज़ आप पहले आपके प्रोज वो पोएट्री के 3 यूनिट में आपको पोएट्री के फार्म, पोएट्री की डिवाइस जो है, पोएटिक डिवाइस और ये सारी चीज़ें, फार्म्स ऑफ स्टेंजा, ये तीनों चीज़ आपका क्लियर हो गया, यानी उसकी रचना के बारे में सारी चीज़ें, उसके पोएट्री काव्य के प्रकार के बारे में, काव्य की रचना के बारे में पढ़ने थे। अब आपके काव्य शुरू हो रहे हैं, यानी रचनाएं शुरू हो रही हैं फोर्थ यूनिट में। पहला आपका है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर साहब का लिखा हुआ सोनेट है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स, यानी ये उनके सोनेट है। सोनेट नंबर 116 यानी 116 यानी 116 नंबर जो सोनेट आपकी है वो शेक्सपियर साहब की है, उसी को आपको पढ़ना है। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड वार करके दिया गया है कि चाहे तो ये सोनेट आप पढ़ें और चाहे तो जॉन मिल्टन साहब की ऑन हिज ब्लाइंडनेस, बहुत ही फेमस सोनेट है दोस्तों, दोनों ही बहुत ही फेमस है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 12th में भी पढ़े होंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो ये चीज़ आपको पढ़ना है। ये फर्स्ट चैप्टर आपका रहेगा, यानी रचनाओं को लेकर के, कवियों को लेकर के। सेकंड आपका जो है, यानी यूनिट नंबर 4 का सेकंड चैप्टर जो रहेगा जॉन डन। जॉन डन साहब का पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है, प्रेजेंस एंड इन एब्सेंस, यानी ये उनकी काव्य रचना का नाम है, ये आपको पढ़ना है। थर्ड नंबर में पढ़ना है अलेक्जेंडर पोप साहब का है, दिया गया है। अलेक्जेंडर पोप का क्या पढ़ना है, एस्से ऑन मैन, जी हाँ उनकी रचना का नाम है एस्से ऑन मैन, इसको आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद ये 4 यूनिट आपका क्लियर हो जा रहा है। उसके बाद 5th यूनिट में आप देखते हैं कि क्या चीज़ आपको पढ़नी होगी। 5th यूनिट में क्या पढ़ना है ये चीज़ आप देख लीजिए फटाफट। और उसके बाद 5th में देखिए कि पहला जो चैप्टर आपका रहेगा थॉमस ग्रे, यानी थॉमस ग्रे साहब का रचनाएँ जो हैं, एल्गी रिटन इन अ कंट्री चर्चार्ड, जी हाँ उनकी रचना का नाम है एल्गी रिटन इन अ कंट्री चर्चार्ड। ये आपके 12th के कोर्स में भी था, आपने पढ़ा होगा इसको, तो ये रचना आपको पढ़नी रहेगी। उसके बाद सेकंड, इस यूनिट के सेकंड जो पोएट हैं आपके विलियम वर्ड्सवर्थ साहब, बहुत ही फेमस पोएट हैं। इनकी एक ये रचना जो है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ये रचना आपको पढ़नी होगी। थर्ड नंबर में आपके रहेंगे जॉन कीट्स। जॉन कीट्स आपकी क्या पढ़ना है, ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, बहुत ही फेमस उनकी ये रचना है, इसको आपको पढ़ना रहेगा। थर्ड, ये 5th यूनिट का तीसरा चैप्टर आपका रहेगा। अब आ जाता है यूनिट नंबर 6, यानी 5 यूनिट आप देख चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। यूनिट नंबर 6 में देखिए कि दोस्तों कौन कौन से पोएट्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया है। तो यूनिट नंबर 6 में आप देखिए अल्फ्रेड
लॉर्ड टेनिसन, जी हाँ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन साहब की पढ़ना है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। जी हाँ, ये उनकी रचना का नाम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। इसको आपको पढ़ना होगा। OR करके दिया गया है कि चाहे तो ये आप पढ़ें और चाहे तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, यानी ब्राउनिंग साहब की जो रचना है हाउ डू आई लव थी, ये चीज़ आपको पढ़ना है। तो चाहे तो आप हाउ डू आई लव थी पढ़ें ब्राउनिंग साहब की, और चाहे ब्रेक ब्रेक पढ़ें टेनिसन साहब की। तो दोनों में से कोई एक के बारे में आपको पढ़ना होगा। सेकंड चैप्टर जो आपका रहेगा 6th यूनिट का, वो मैथ्यू अर्नाल्ड साहब से रिलेटेड होगा। इनकी रचना डॉबर बीच, जी हाँ डॉबर बीच बहुत ही फेमस रचना है दोस्तों, बहुत ही फेमस काव्य है। आप इसको इंटरमीडिएट के क्लास में भी पढ़ चुके हैं, डॉबर बीच। थर्ड नंबर है आपका रॉबर्ट ब्राउनिंग, जी हाँ रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब की ये रचना रहेगी माई लास्ट डचस। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है माई लास्ट डचस, ये आपको पढ़ना होगा। उसके बाद यूनिट नंबर 6 आपका क्लियर हो जा रहा है। यूनिट नंबर 7 आपको पढ़ना होगा कि यूनिट नंबर 7 में क्या पढ़ना है, ये भी देख लीजिए आप लोग। पहला है कि T.S. इलियट, जी हाँ T.S. इलियट साहब का द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड फ्रॉक, यानी ये उनके रचना का नाम है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक, इसको आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आपका सेकंड जो इसमें रहेगा वो सेकंड वो पोएट आपके हैं W.B. ईस्ट, जी हाँ W.B. ईस्ट साहब का आपको पढ़ना होगा क्या, द लेक इसली ऑफ इनिस्फ्री। जी हाँ द लेक इसली ऑफ इनिस्फ्री, इसको आपको पढ़ना है। W.B. ईस्ट साहब की ये रचना है, फेमस रचना है, उनके बारे में यानी पढ़ना है और इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है। थर्ड जो आपके पोएट रहेंगे वो कौन रहेंगे, फिलिप लार्किन। जी हाँ, इस सेक्शन मतलब इस यूनिट के यानी यूनिट नंबर 7 के आपके थर्ड जो पोएट रहेंगे वो कौन रहेंगे, फिलिप लार्किन। इनकी रचना जो पढ़नी है वो कौन सी है, चर्च गोइंग। जी हाँ, इनकी रचना का नाम है चर्च गोइंग, इसको आपको पढ़ना रहेगा, ये आपके कोर्स में इंक्लूड किया गया है। अब उसके बाद आ जाता है दोस्तों आपका यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 यानी लास्ट यूनिट ये आपकी रहेगी। इसमें आपको क्या पढ़ना है, रेटोरिक एंड प्रोसोडी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। जी हाँ, प्रोसोडी और रिटोरिक पर आधारित जो है आपका जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म रहेगा, यानी व्यवहारिक आलोचना जो है, इसको आपको पढ़ना रहेगा। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म यानी व्यवहारिक आलोचना का आपका परिचय रहेगा। इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म यानी व्यवहारिक आलोचना का परिचय। उसके बाद वन स्टेंजा फ्रॉम पोएट्री फॉर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, यानी पोएट्री का एक स्टेंजा इसमें आपको दिया जाएगा, इसमें पढ़ना रहेगा पोएट्री का कोई भी स्टेंजा, और उसके लिए क्या करना रहेगा, उसका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म यानी व्यवहारिक आलोचना उसकी करनी होगी। तो ये चीज़ें आपकी लिखित परीक्षा से रिलेटेड हैं, यानी आपके लिखित पेपर को यानी 75 नंबर का जो आपका पेपर है उस 75 नंबर के पेपर को 8 यूनिट में डिवाइड किया गया है, जिनमें से आप समझ चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आप, जिसमें फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, स्टेंजा फॉर्म, पोएटिक डिवाइस, और उसके बाद चैप्टर वाइज चैप्टर जो है वो आपके जो पोएट्स हैं उनकी रचनाओं के बारे में बताया गया। यानी आपके 4 यूनिट में यानी 4th यूनिट से लेकर के और 7 यूनिट तक आपके पोएट्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें से 3-3 पोएट हर यूनिट में हैं, यानी टोटल आपके 12 पोएट्स हो गए हैं और 12 रचनाएं उनकी हो गई जिनको आपको पढ़ना है। और चौथा आपका रहेगा क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लिए, जिसको आप देख चुके हैं, 8वां नंबर यूनिट है, यानी व्यवहारिक आलोचना करनी होगी। व्यवहारिक आलोचना का इंट्रोडक्शन आपको ये रिलेटेड रहेगा। उसके बाद किसी पोएट्री का आपका उसको प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म करने के लिए आएगा, पोएट्री के किसी स्टेंजा का। उसके बाद दोस्तों देखिए कि क्या चीज़ें हैं जो आपको आगे बताई जा रही हैं। यहाँ पर देख लीजिए सजेस्टेड कंटिन्यूअस इवेल्युएशन मेथड, यानी जो निरंतर एक इवेल्युएशन है उसका कौन सा तरीका है, किस तरीके पे आपको इवेल्यूट किया जाएगा आपकी, ये चीज़ आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला तो आपका रहेगा कंटिन्यूअस इंटरनल इवेल्युएशन शैल बी बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट असाइनमेंट एंड इंटरनल क्लास टेस्ट, यानी जो आपका इवेल्यूट किया जाएगा, इवेल्युएशन जो आपका रहेगा वो किस पर आधारित होगा, वो बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट असाइनमेंट एंड इंटरनल क्लास टेस्ट। जी हाँ, वो आपके प्रोजेक्ट असाइनमेंट जो आप बनाएंगे, प्रोजेक्ट जो तैयार करेंगे उसके आधार पर होगा, और इंटरनल क्लास आंतरिक
क्लास टेस्ट जो आपका होगा उसके आधार पर आधारित रहेगा। तो 10 नंबर आपके यहाँ पर देख लीजिए, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और असाइनमेंट पर 10 नंबर आधारित होंगे और इंटरनल क्लास टेस्ट पर आपको 15 मार्क्स यानी 15 नंबर मिलने होंगे। तो ये 25 नंबर आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहले में आपको 10 नंबर यानी जो भी प्रैक्टिकल यानी प्रयोगात्मक कार्य या प्रोजेक्ट कार्य जो भी असाइनमेंट करवाया जाएगा उस पर आपके 10 नंबर आधारित होंगे और 15 नंबर आपका इंटरनल क्लास टेस्ट होगा, यानी जो भी टेस्ट लिया जाएगा आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आपको ये चीज़ दिया जाएगा। तो ये आपका जो सेमेस्टर कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन मेथड है, यानी जो निरंतर मूल्यांकन का आपका तरीका था, तो ये हो गया कैसे मूल्यांकन किया जाएगा। तो 10 नंबर आपको प्रैक्टिकल पर या प्रोजेक्ट पर मिले, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट या असाइनमेंट जो कुछ भी रहेगा उस पर 10 नंबर आपको मिलेगा और 15 नंबर आपको मिलेंगे किस पर, क्लास टेस्ट पर, यानी जो भी टेस्ट लिया जाएगा उसके आधार पर। यानी ये आंतरिक मूल्यांकन पर 25 नंबर आपको पहले से कॉलेज की तरफ से मिल सकते हैं और उसके बाद 75 नंबर की परीक्षा आपकी लिखित परीक्षा होगी। तो ये दोस्तों आपका हो गया सिलेबस बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स पेपर अपना दे चुके हैं वो इस वीडियो को देख लें। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।